तो आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं जहां पर कैबिनेट की ब्रीफिंग हो रही है और इस दौरान अश्विनी वैष्णव क्या कुछ कह रहे, सीधे सुनवाते हैं। बड़ा जो पटना और गया जी की कनेक्टिविटी का एक बड़ा माध्यम ये बनेगा और नीचे झारखंड के साथ कनेक्टिविटी का भी इसमें बहुत बड़ा माध्यम बनता है। 104 किलोमीटर लंबी ये लाइन है। 2192 करोड़ रुपीस का इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा और जैसा आपको बताया 4 मेजर डेस्टिनेशंस कल्चरल हेरिटेज के राजगीर, नालंदा, पावापुरी और बोध गया इनको कनेक्ट करेगा। एक्स्ट्रा कार्गो करीब 26 मिलियन टन्स पर एनम इससे कैरी करेगा। टूरिज्म बढ़ेगा, रिलीजियस मूवमेंट बढ़ेगा, कल्चरल मूवमेंट इसमें बढ़ेगा और डे टू डे यूज के लिए जो रेलवे की डिफरेंट कनेक्टिविटी होती है वो भी इससे इस प्रोजेक्ट से बढ़ेगी। दूसरा है नॉर्थ बिहार का। नॉर्थ बिहार में साहिबगंज बेतिया सेक्शन हाईवे का ये 79 किलोमीटर्स का है। 3822 करोड़ रुपीस के बनने से 4 लेनिंग इसका किया जाएगा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। आप नक्शे पे अगर देखो तो नॉर्थ बिहार में बेतिया, मोतिहारी, साहिबगंज वाला ये जो पूरा सेक्शन है इसको कंप्लीट कनेक्टिविटी फिर पटना तक 4 लेनिंग हो जाएगी। ऑलरेडी जो येलो में आपको दिखाई दे रहा है या पटना की तरफ से अगर चलें तो जो ये वाला सेक्शन है पटना से कानपुर ये कंप्लीट हो चुका है। जो ब्लू में है कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी। जो येलो में है वो अवार्ड हो गया है और जो रेड में है वो अरेराज से बेतिया वो आज कैबिनेट में अप्रूव हुआ है। अगेन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इससे नॉर्थ बिहार की पटना के साथ कनेक्टिविटी बहुत बढ़ेगी। नॉर्थ और वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ बिहार इससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी। इसका कॉस्ट इन्वेस्टमेंट पड़ेगा 3822 करोड़ और हाइब्रिड एन्युटी मॉडल में बनेगा। और बहुत बड़ा जो हमारा मेजर बुद्धिस्ट सर्किट है नॉर्थ बिहार में, वैशाली, केसरिया जी, इन सब को जोड़ेगा ये। प्लस एक बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पर एनिमल अपना ये टाइगर रिजर्व भी है। क्या नाम? वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व भी है, उसको भी कनेक्टिविटी मिलेगी इस प्रोजेक्ट से। इंडस्ट्री की ग्रोथ होगी, ट्रेड बढ़ेगा, लोगों का आना जाना आसान होगा। जो ओवरऑल बेतिया से साहिबगंज के बीच में आज जो 2.5 घंटे लगते हैं वो 1 घंटे में पहुंच जाएंगे, ऐसा अनुमान है इस प्रोजेक्ट के करने से। तीसरा फैसला आज लिया गया, रेलवे के कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी एक खुशखबरी है। प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस अप्रूव किया गया आज कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने। 78 डेज का 1866 करोड़ रुपीस का बोनस रेलवे के सभी कर्मचारियों को दिया जाएगा। करीब 10,90,000 कर्मचारी हैं जिनको इसका बेनिफिट मिलेगा। 10,90,000 कर्मचारियों को इसका बेनिफिट मिलेगा रेलवे का। और रेलवे में बहुत अभी रिसेंट टाइम्स में कार्गो बढ़ के 1.6 बिलियन टन पे हुआ है, जो कि यूएस और रशिया और यूरोप से बढ़ के नंबर 2 पे भारत की रेलवे ऑलरेडी नंबर 2 पे पहुंच गया है बाय डूइंग ऑल दीज रिफॉर्म्स एंड इम्प्रूविंग द कैपेसिटी ऑफ रेलवेज। ये मैं आता हूं साथियों, ये बहुत बड़ा फैसला है, ऐतिहासिक फैसला है और इस पे थोड़ा टाइम लगाएंगे। हम सब जानते हैं कि शिपिंग और मैरीटाइम सेक्टर किसी भी देश के लिए और विशेषकर भारत के लिए बहुत ही एक स्ट्रैटेजिक सेक्टर है। शिपिंग एंड मैरीटाइम सेक्टर भारत के लिए एक स्ट्रैटेजिक सेक्टर है। स्ट्रैटेजिक सेक्टर इस तरह से भी है कि हमारी एक लंबी हेरिटेज थी। टिल 18th सेंचुरी भारत के शिप दुनिया में सबसे एडवांस्ड शिप्स माने जाते थे और दुनिया भर से लोग भारत में शिप खरीदने आते थे। भारत के डिजाइन को यूरोप लेके गए थे। एक ओवरऑल जो हमारी मैरीटाइम हेरिटेज है, उस हेरिटेज को रिवाइव करना जरूरी है, देश की इकोनॉमी के लिए भी और देश की
जो इनहेरेंट स्ट्रेंथ है उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। हमारे भारत के पोर्ट्स वेस्टर्न कोस्ट पे, ईस्टर्न कोस्ट पे सदियों से कई दूर दराज के क्षेत्रों से ट्रेड होता आया है भारत के पोर्ट से, और कई कई सदियों तक चलता रहा। 18th सेंचुरी के बाद में भारत की सिचुएशन बदली, कुछ खराब हुई कुछ कारणों से, हम सब जानते हैं वो कारण। लेकिन अब 2047 तक भारत को फिर से विकसित राष्ट्र बनाने का जो मोदी जी ने संकल्प लिया है, देश के सामने संकल्प रखा है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा है शिप बिल्डिंग और मैरीटाइम सेक्टर। तो आज करीब 70,000 करोड़ रुपीस का पैकेज अप्रूव हुआ है, टू बी प्रिसाइज 69,725 करोड़ रुपीस, 69,725 करोड़ रुपीस। और ये 10 इयर्स का प्रोग्राम है बड़ा, इट्स अ 10 ईयर प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के इंपॉर्टेंस हम सब जानते हैं। शिप बिल्डिंग इज द मदर ऑफ हैवी इंजीनियरिंग, शिप बिल्डिंग इज द मदर ऑफ हैवी इंजीनियरिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बहुत सारे, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री चालू होती है तो उसके बहुत सारे मल्टीप्लायर इंपैक्ट होते हैं। शिप बिल्डिंग चालू हुई, इंजन मेकिंग चालू होता है। शिप बिल्डिंग चालू होती है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को उसका बेनिफिट मिलता है। शिप बिल्डिंग चालू होती है, स्किलिंग के लिए बहुत काम आते हैं। शिप बिल्डिंग से कई तरह के मटेरियल्स का प्रोक्योरमेंट, कई तरह के मटेरियल्स के डेवलपमेंट चालू होते हैं। तो जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं उन लोगों के एस्टिमेट है, एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर शिप बिल्डिंग का 6.4 है। यानी अगर एक व्यक्ति शिप बिल्डिंग में काम करता है तो 5 more persons get employment because of that one person who is working in the shipbuilding industry. That is the employment multiplier factor. Investment multiplier is almost 2, which means if we invest 1 crore rupees in shipbuilding, then the economy gets about 2 crore rupees benefit. इसीलिए बजट में अनाउंस हुआ था, माननीय वित्त मंत्री जी ने अनाउंस किया था कि शिप बिल्डिंग सेक्टर में बड़े रिफॉर्म्स लाए जाएंगे। तो आज ये बड़े रिफॉर्म्स कैबिनेट में अप्रूव हुए। ओवरऑल स्ट्रेटजी बेसिकली 4 पिलर्स पे है। 4 पिलर्स में पिलर नंबर 1 है शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम। पिलर नंबर 2 है मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड। पिलर नंबर 3 है शिप बिल्डिंग डेवलपमेंट स्कीम। पिलर नंबर 4 है लीगल पॉलिसी एंड प्रोसेस रिफॉर्म्स। पिलर 1 शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम इज 24,736 crore rupees outlay. Pillar 2 maritime development fund is a corpus of about 25,000 crore rupees. Shipbuilding development scheme, the pillar 3 is about 20,000 crore rupees, to be precise 19,989 crore rupees. And pillar 4 is legal policy and process reforms. I'll go through each of the pillars one by one. सभी pillars का एक एक करके डिटेल में वर्णन करूंगा। पहला पिलर शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम। इसका कंपोनेंट 1 है फाइनेंशियल असिस्टेंस। हम सब जानते हैं कि शिप बिल्डिंग बहुत डीप कैपिटल चाहिए होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री है। दुनिया के ज़्यादातर देशों में